हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। सुगंधा अपनी सास सरला जी के साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर सुभाष का नाम देखकर सुगंधा का चेहरा सुर्ख गुलाब की तरह खिल उठा। उसने फोन रिसीव किया तो सुभाष प्यार भरी बातें करने लगा। अब सुगंधा अपनी सास के सामने पति से प्रेमपूर्ण वार्तालाप कैसे कर सकती थी, इसलिए उसने एक दो बातों का हाँ हूँ में जवाब देकर बाद में बात करने की बात कहकर फोन काट दिया। सुगंधा और सुभाष की नई नई शादी हुई थी। सभी नए नवेले जोड़ों की तरह उन दोनों का प्रेम भी अभी एकदम ताजा ताजा था। शादी के बाद सुभाष को भी अपने ऑफिस से घर आने की जल्दी रहती थी, इसलिए सुगंधा भी पति के ऑफिस से वापस आने का बेसब्री से इंतजार किया करती थी। दिन में भी दोनों बीच में फोन पर बातें कर लिया करते थे। प्यार का खुमार एकदम जोरों पर था। सुगंधा के ससुराल में केवल उसकी सासू माँ ही थी। सुगंधा के जेठ और जेठानी जी अपने 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहते थे। सुगंधा और उसके दोनों सास बहू बहुत ही प्रेम से रहती थी। घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। एक दिन सुगंधा और सुभाष बालकनी में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे कि तभी सुगंधा की सास सरला जी बालकनी में आई और कहने लगी कि बेटा, तेरा ममेरा भाई संजीत है ना, उसकी 10वीं का रिजल्ट आ गया है और वो आगे की पढ़ाई के लिए हमारे शहर आना चाहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसे अपने साथ ही रहने के लिए कह दूँ। हॉस्टल वगैरह में कहाँ जाएगा बेचारा। सुभाष ने कुछ सोचते हुए कहा कि हाँ माँ, संजीत को ही यहाँ बुला लो, वह पढ़ाई भी कर लिया करेगा और जब मैं ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता हूँ तो वह बाहर के थोड़े काम भी संभाल लेगा। महीने भर के बाद संजीत वहाँ पढ़ाई के लिए आ चुका था। वो दिन भर सरला जी के पीछे बुआ बुआ करके घूमता रहता था और उसकी बहुत सेवा भी करता था। सरला जी संजीत के आने के बाद से बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। इधर संजीत ने जब से सुगंधा को देखा था तो उस अपने होश खो बैठा था। एक तो सुगंधा वैसे भी नई नवेली दुल्हन थी तो उसके चेहरे पर वैसे ही रौनक थी, ऊपर से वो बड़ी ही खूबसूरत थी और बनाव श्रृंगार करने के बाद तो वह और भी प्यारी लगती थी। संजीत के मन में अपनी भाभी के लिए दबे पांव गलत भावनाएं कब घर कर गई, ये किसी को पता ही नहीं चला। घर में सभी सदस्य सामान्य रूप से रहते थे, लेकिन संजीत सबके बीच होते हुए भी अपनी भाभी को गलत नजरों से निहारता रहता था और मन ही मन आनंदित होता रहता था। अब उसकी हिम्मत बढ़ने लगी थी। वो जब तब किसी न किसी बहाने सुगंधा के हाथों को स्पर्श कर लेता था। सुगंधा को वो स्पर्श बहुत अटपटा सा लगता, तब घबराकर वो अपने हाथ पीछे खींच लेती थी। उसे लगता था कि शायद ऐसा गलती से हुआ है, लेकिन जब संजीत जानबूझकर बार बार उसके करीब आने की कोशिश करने लगा तो सुगंधा भी उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी। वैसे भी औरतों की छठी इंद्रियां ऐसी गलत नजरों को सरलता से भांप लेती है। सुगंधा भी संजीत की मंशा को कुछ कुछ समझने लगी थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन संजीत के सिर में दर्द था, इसलिए वह कॉलेज नहीं गया था। सुगंधा ने सुबह सवेरे नाश्ता बना दिया। सुभाष नाश्ता करने के बाद अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला गया था। सरला जी ने सुगंधा को आवाज लगाते हुए कहा, अरे बहू, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। सुगंधा ने बर्तनों को स्टैंड में रखते हुए कहा, जी मम्मी जी, ध्यान से जाइएगा। उनके बाद सुगंधा ने भी घर के कुछ काम निपटाए और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। नहा धोकर सुगंधा तैयार होने लगी। चूंकि अभी उसकी नई नई शादी हुई थी तो खूब श्रृंगार करती थी। सुगंधा अपना रूप संवार कर रसोई में पहुंची। उसके गुलाबी रसीले होठ, कटावदार कमर और गोरी गोरी कलाइयां देखकर उसका देवर पागल हो रहा था। वो लालसा भरी निगाहों से भाभी को देखते हुए रसोई में आया। उसकी नजरें भाभी के खूबसूरत बदन से चिपकी हुई थी। वो आगे बढ़ा और उसने फ्रिज से एक सेब निकाला और सुगंधा के बिल्कुल करीब पहुंच गया। सुगंधा के बदन से आती खुशबू उसे मदहोश किए जा रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भाभी जरा ये सेब काट दो ना। सुगंधा अचानक से संजीत को वहां देखकर चौंक गई और उसे इतने करीब देखकर वो 2 कदम दूर हट गई। संजीत ने आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रख दिया और उसके कंधे को दबाते हुए बोला, क्या भाभी, आप हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों भागती रहती हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुगंधा उसके घिनौने स्पर्श से क्रोध से आग बुलबुला हो गई और उसने उसका हाथ छिटक कर
दूर करते हुए कहा, देवर जी जरा मर्यादा में रहिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की। संजीत ढिठाई से मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाभी, मेरे सामने तो ये नखरे तो मत ही दिखाओ। मुझे अच्छे से पता है कि आप कई सालों तक दिल्ली में अकेली ही रहती थी। आजकल के समय में लड़के लड़कियां जब अकेले रहते हैं तो क्या क्या गुल खिलाते हैं, मुझे सब पता है। आप इतनी सती सावित्री बनने का ढोंग क्यों कर रही हो? अपने समय में आपने भी तो खूब मस्ती की होगी, तो एक बार मेरे साथ भी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो भाभी, आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब ये शर्माने का नाटक छोड़ो और मेरी बात मान जाओ। सुगंधा ने गुस्से में आव देखा ना ताव और एक जोर तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। संजीत तो भौचक्का ही रह गया। वो चीखते हुए बोली, घर से बाहर रहकर पढ़ाई या जॉब करने वाली लड़कियां चरित्रहीन नहीं होती है। अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ। आने दो मम्मी जी को, मैं उन्हें सब बताती हूँ। संजीत कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपनी मदद के लिए किसे बुलाओगी? बुआ जी तो मंदिर गई है ना, तो आज से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। भाभी प्लीज मेरी बात मान लो, और अगर सीधे साधे नहीं मानोगी तो मैं अपने मन की करके ही रहूंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगा। सुगंधा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नज़र मिर्ची पाउडर के डिब्बे पर पड़ी। उसने फुर्ती से एक मुट्ठी मिर्ची पाउडर उठाकर संजीत की आंखों में झोंक दिया। संजीत की आंखों जलने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगा। तब तक सुगंधा ने मौका देखकर उसे धक्का दिया और रसोई से बाहर आकर रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने कांपते हाथों से अपने पति को फोन करके सारी बातें बताई। उधर संजीत रसोई से चीख चीख कर दरवाजा खोलने को कह रहा था, लेकिन सुगंधा ने उसकी एक न मानी। आधे घंटे के बाद सुगंधा की सास सरला जी मंदिर से वापस आई तो सुगंधा रोते हुए उनके गले लग गई और उन्हें सारी बातें बताई। सरला जी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि संजीत ऐसा भी कर सकता है। तभी सुगंधा का पति सुभाष भी वहाँ पहुँच गया। सरला जी बोली कि बेटा तुरंत पुलिस को फोन लगाओ और इस अपराधी को सजा दिलवाओ। सुभाष ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने पर रसोई का दरवाजा खोला गया तो वहां पर संजीत नहीं था। वो रसोई की खिड़की तोड़कर वहां से भाग चुका था। पुलिस ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली थी और तेजी से उसकी खोज जारी थी। संजीत ऐसी घटिया हरकत करके कहीं का नहीं रहा। पुलिस से बचने के चक्कर में ना तो वो अपने घर वापस जा पाया और ना ही किसी अन्य रिश्तेदार के पास कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अपनी गलती के कारण वह अपने घर परिवार से दूर एकांकी जीवन जीने को मजबूर हो गया था। उसने ना तो अपनी पढ़ाई पूरी की, ना तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट थे। दिमाग तो उसका विकृत था ही। धीरे धीरे अपराधियों की संगत में वह भी एक अपराधी बन गया और एक दिन पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उसकी जान भी चली गई। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी गलत रास्ता सर्वनाश की ओर ही ले जाता है। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सही राह छोड़नी नहीं चाहिए। भले ही कुछ गलत किस्म के लोगों को शुरुआत में कोई गलत कार्य करने में आनंद मिल जाए, लेकिन ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जब कर्मों का हिसाब किताब होगा तो हर गुनाह की सज़ा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।